ओके माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल गेट जोन। और आज हम अपने मैकेनिकल गेट जोन चैनल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और आप देख रहे हैं लेक्चर 4 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सो माय डियर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो देखा था डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड द स्ट्रेस। ओके, आज हम थोड़ा सा पार्ट डिस्कशन करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में, और उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, वो कैसे डील करेंगे वो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे आफ्टर कवरिंग द टॉपिक स्ट्रेंथ एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेंथ, है ना। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए, जब किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे हम लोड लगाते हैं, अब वो लोड कैसा भी हो सकता है, ईदर बेंडिंग मूवमेंट और द ट्विस्टिंग मूवमेंट और द प्योर पॉइंट लोड, है ना। तो उस लोड की वजह से उसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है। थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन आपको 100% देखने को मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कितना ही स्ट्रक्चर रिजिडिटी की तरफ टेंड कर रहा हो, है ना। कोई भी मटेरियल परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। जब किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगेगा तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। उस डिफॉर्मेशन की वजह से उसके अंदर आपको स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगी। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि लोड की वजह से लगने वाली जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, जो स्ट्रेस जनरेट हो रही हैं, वो बॉडी की मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर जाए और मटेरियल हमारा फेल हो जाए। अगर ऐसा है तो वहाँ पे हमको खतरा है। ठीक है, वहाँ पर हमको खतरा है। तो समझने का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट एनी फेलियर और फ्रैक्चर। ठीक है, स्ट्रेंथ जो है एक लिमिटिंग वैल्यू है स्ट्रेस की, जो कि मटेरियल विदस्टैंड कर सकता है, जो कि मटेरियल झेल सकता है विदाउट एनी फेलियर, विदाउट एनी फेलियर। सो बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की। स्ट्रेस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल माय डियर। ठीक है, स्ट्रेस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेस इज वेरिएबल। ठीक है, हर प्लेन पे स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, लेकिन स्ट्रेंथ जो है एक फिक्स्ड वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? स्ट्रेस की, जो कि मटेरियल झेल सकता है विदाउट एनी फेलियर। अगर बॉडी पे लगने वाले लोड की वजह से स्ट्रेस लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस करती है तो माय डियर मटेरियल फेल हो जाएगा। ये होता है स्ट्रेंथ का कंसेप्ट। क्लियर है? सो स्ट्रेंथ इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। और प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल की जब हम लोग बात करते हैं तो मटेरियल साइंस के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर चैप्टर आ जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स विद इन द मटेरियल वी कैन डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ओके, क्लियर है? मटेरियल साइंस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से वहाँ पे हमने स्लिप सिस्टम वगैरह देख लिए, वहाँ से फिर हमने देखा कि कैसे इलास्टिक मॉड्यूलस डिफाइन किया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि मटेरियल इज कंसीडर्ड टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की, थ्रू आउट द मटेरियल सेम होगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में देख लो, मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। ठीक ना, अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, लेट अस से माइल्ड स्टील का। ठीक है, माइल्ड स्टील का अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँ तो माइल्ड स्टील का ही दूसरा नाम क्या होता है माय डियर? लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील। तो माइल्ड स्टील की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो
स्ट्रेंथ को चलो ये सब डिस्कशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और स्ट्रेंथ कितने तरीके की हो सकती है ना। देखो, मटेरियल बेसिकली दो तरीके के डील करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। सबसे पहले होंगे क्या, डक्टाइल, और दूसरे क्या होंगे माय डियर, ब्रिटिल। और स्ट्रेंथ को भी कवर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हुक्स लॉ के बारे में बता देता हूं, ठीक है। और माय डियर, हुक्स लॉ को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ऊपर। जब हम लोग स्पेसिमेन लगा करके टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम लोग वहाँ देखते हैं, वो सारी यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं ब्रीफली, ठीक है। वैसे ये जो टॉपिक है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चैप्टर में आ जाता है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ आइडिया आपको देना पड़ेगा हुक्स लॉ के बारे में, जिससे कि आपको इलास्टिसिटी वगैरह समझ में आ जाए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ कितने तरीके की होती है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि लेट अस से कि जब हम अपना स्पेसिमेन लेकर के यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जब हम लोड लगाते हैं तो मटेरियल के अंदर इलोंगेशन होने लगता है, मटेरियल के अंदर इलोंगेशन होने लगता है। तो देखिए क्या होगा कि लेट अस से कि हमारे पास, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। पहले मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनाने की ज़रूरत है और मैं यहाँ पे आपको टेबल से समझाऊंगा कि कैसे हम लोगों को रीडिंग मिलेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा पहले कॉलम में वैल्यू किसकी, लोड की, और उस लोड की वजह से उस स्पेसिमेन के अंदर कितना इलोंगेशन आया ये मैंने लिखा डेल्टा करके, ठीक। अब फर्दर यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो चीज़ें, डेट इज़ द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और एक और कॉलम हमको चाहिए जिसमें कि हम लोग देखेंगे एक और कॉलम में, that is the engineering strain, that is the normal strain, basically the normal strain we are going to deal, ठीक है। ऑल राइट, नॉर्मल strain। now let us say कि we have applied the value of the load, लेट अस से P1। जब हमने P1 लोड हमने लगाया, देखो होता क्या है, स्पेसिमेन कुछ इस तरीके से होता है, जो टेंसाइल टेस्ट का स्पेसिमेन होता है, डॉग बोन स्ट्रक्चर होता है उसका, लाइक दिस। अब डॉग बोन ही क्यों होता है, वो सारी बातें जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताई जाएंगी। तो इसका ये जो स्पेसिमेन है इसको हम लोग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद इसका ये वाला जो आर्म है जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का है वो लेड स्क्रू के ऊपर रेसिप्रोकेट करता है ऊपर की तरफ, रेसिप्रोकेट नहीं, ट्रांसलेट करता है ऊपर की तरफ, जिसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पर लोड लगेगा, और लोड लग करके ये मटेरियल के अंदर क्या आएगा, इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा। तो लेट अस से कि जब लोड की वैल्यू P1 थी तो इसके अंदर जो इलोंगेशन आया ये आया डेल्टा 1। मैं इलोंगेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोड हमारे कौन सा लगाया है, टेंसाइल लोड लगाएंगे तो माय डियर मटेरियल के अंदर इलोंगेशन आएगा। अगर यहीं पे कंप्रेसिव लोड लगाते तो माय डियर मटेरियल के अंदर इलोंगेशन नहीं आता, कॉन्ट्रैक्शन होता, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोड लगाते हैं P2 तो इलोंगेशन आता है डेल्टा 2। इसी तरीके से जब हम लोग लोड लगाते हैं P3 तो इलोंगेशन आता है डेल्टा 3। इस तरीके से हमको रीडिंग मिलती चली जाती है, और एक वहाँ पे प्लॉटर लगा होता है इस मशीन के ऊपर जो कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाता है किसके बीच में, लोड और इलोंगेशन के बीच में, लोड और इलोंगेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करके दिखाता है। प्लॉटर मशीन पे ही लगा रहता है, ऑटोमेटिक ग्राफ प्लॉट होकर के आपको मिल जाता रहेगा, ठीक है। सो
ये लेट अस से मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस एक्सेस पे हमारे पास रहेगा क्या, लोड, और इस एक्सेस पे हमारे पास क्या रहेगा, एलोंगेशन। इस एक्सेस पे क्या रहेगा, एलोंगेशन। ठीक है माय डियर, मटेरियल जब हम लोड मटेरियल के ऊपर लोड लगाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जब भी स्टडी, जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो अपनी एनालिसिस होती है वो होती है विद इन द इलास्टिक रीजन। विद इन द इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन के अंदर ही अंदर मटेरियल को रहना है। इलास्टिक रीजन के अंदर ही अंदर मटेरियल को रहना है। ठीक है, क्योंकि जितने भी मशीन कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी मशीन कंपोनेंट्स होते हैं, जब वो वर्किंग कंडीशन में होंगे और वर्किंग कंडीशन में जब उनके ऊपर लोड लग गया और लोड लग करके अगर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चले गए, तो माय डियर मशीन की फंक्शनलिटी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, मशीन की फंक्शनलिटी ही खत्म हो जाएगी, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा अगर मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला गया। तो मशीन कंपोनेंट अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला गया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया तो माय डियर जितने भी पार्ट्स आपने मशीन के डिज़ाइन किए थे वो एक पर्टिकुलर साइज़ के थे। परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया तो कोई पार्ट छोटा कोई पार्ट बड़ा, मशीन की फंक्शनलिटी ही खत्म। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद द इलास्टिक रीजन ओनली। ठीक है, विद इन द इलास्टिक रीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑल द टॉपिक्स। नाउ इनिशियली ये देखा गया, और मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अभी जो लोड वर्सेस एलोंगेशन का जो कर्व है वो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको विद इन द इलास्टिक रीजन ही आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो माय डियर ये देखा गया कि अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि लोड और एलोंगेशन के बीच का ये जो कर्व है विद इन द इलास्टिक रीजन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको बना करके दिखा देता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, मतलब लीनियर रिलेशन आपको देखने को मिलेगा विद इन द इलास्टिक रीजन बिटवीन द लोड एंड द डिफॉर्मेशन। नाउ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए लोड की वजह से क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स हैं उनकी वैल्यू को अप्लाइड लोड के बराबर ही रहना पड़ेगा। तो सिंपली यहां से हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस जो होगी यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, वो क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स विच इज इक्वल टू द अप्लाइड लोड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन डिवाइड पर नॉर्मल स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेटेड एट द पॉइंट, यानी कि व्हेन द क्रॉस सेक्शन टेंड्स टू जीरो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेंड्स टू जीरो, और जब सारा स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है हमको इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि एरिया जो है ये दो तरीके से लिया जाता है। देखो होता क्या है कि इनिशियली जब हम लोग टेस्ट करने से पहले जो मेजरमेंट लेकर के चलते हैं कि इस स्पेसिमेन का जो गेज लेंथ था वो कितना था, लेट अस से L0। ठीक है, लेट अस से गेज लेंथ क्या था, L0। गेज लेंथ यानी कि ये लेंथ जो कि हम लोगों को मेजर कर, जो कि ये लेंथ हमको मेजर करनी रहती है और यही होती है इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, गेज लेंथ, दैट इज L0। ऑल्सो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था इनिशियली बिफोर वी आर गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट, वो क्या था, A0। ठीक है, दैट इज द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ना जब इसके ऊपर टेंसाइल टेस्ट हम लोग करेंगे तो टेंसाइल टेस्ट करने के बाद क्या होगा माय डियर, इसकी जो लेंथ है ये इंक्रीज करेगी क्योंकि इलोंगेशन होगा इसके अंदर, मतलब इसकी लेंथ विल गोइंग टू चेंज जब हम इसके ऊपर टेस्ट प्रोसीड करेंगे। नाउ इसके अंदर जब हम लोग इलास्टिक रीजन की बात करते हैं, इलास्टिक रीजन के अंदर की बात करते हैं, जब मटेरियल इलास्टिक रीजन के अंदर रहेगा तो थ्रू आउट दिस लेंथ यहाँ पे हमको एरिया के अंदर रिडक्शन देखने को मिलेगा, एरिया के अंदर यूनिफॉर्म रिडक्शन देखने को मिलेगा, मतलब पूरी लेंथ पे सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिडक्शन होगा, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल गोइंग टू डिक्रीज ड्यू टू द पॉइजन्स इफेक्ट। तो स्ट्रेस जो होती है वो होती है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे जो एरिया है वो माय डियर
ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है ना, और जो लेंथ है वो भी कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक होता है हमारे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट whatever the cross sectional area is, that is we are going to take in the denominator to calculate the engineering stress। ठीक है। however अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें एट द इंस्टेंट जब लोड हो रहा, जब लोड लगा हुआ था, ठीक है, इंस्टेंटेनियस लोड और इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लोग यही ले लेते, इंस्टेंटेनियस लोड और इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते, तो माय डियर इंजीनियरिंग स्ट्रेस ना मिलकर के ट्रू स्ट्रेस मिल जाती। चिंता मत करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में बड़े आराम से पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, दैट इज द लोड अप्लाइड, ठीक है, कितना लोड अप्लाई किया डिवाइड बाई द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे पीएसयू के एग्ज़ाम जो होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जो हमको ग्राफ मिलता है वो किसके बीच में होता है। उसमें एक ऑप्शन रहेगा लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन, तीसरा रहेगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, दूसरा रहेगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तीसरा रहेगा लोड वर्सेस स्ट्रेन। इस तरीके से चार ऑप्शन बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है वहाँ से जो हमको कर्व मिलता है वो लोड और एलोंगेशन के बीच में मिलता है। जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं कैसा, टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट। क्लियर ना। ये सारी बातें जब हो गई तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस हमने पता कर ली लाइक दिस, इसी तरीके से जो डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज एलोंगेशन जो हो रहा है, वो विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल गेज लेंथ कितना हो रहा है, दैट इज द ओरिजिनल लेंथ, ये हमको क्या बताता है, नॉर्मल स्ट्रेन। और बेसिकली ये क्या है, हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, क्योंकि माय डियर लेंथ तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। अगर हम लोग डिफॉर्मेशन पर यूनिट इंस्टेंटेनियस लेंथ ले लेते तो वो देता हमको क्या, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू। इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या हुए, इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या है कि हम लोग एलोंगेशन पर यूनिट लेंथ देख रहे हैं, लेकिन जो लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल गेज लेंथ है। जब हमने टेस्टिंग शुरू नहीं की थी वो स्पेसिमेन की लेंथ, दैट इज द ओरिजिनल लेंथ। ठीक, तो ये बात हुई लोड वर्सेस एलोंगेशन कर्व की। इसी तरीके से जब हम इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिवाइड कर देंगे लोड से और इनिशियल गेज लेंथ का डिवाइड कर देंगे डिफॉर्मेशन में, तो माय डियर ये जो क्वांटिटी हमको वाई एक्सिस पे मिली ये हमको मिल गई क्या, स्ट्रेस, और ये जो क्वांटिटी मिली हमको एक्स एक्सिस पे वो क्या मिली माय डियर, स्ट्रेन, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर। स्ट्रेन क्या होती है वो भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रेन भी कई तरीके की होती है, नॉर्मल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ठीक है, तो उसकी घबराने की जरूरत नहीं है ना। जब हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व वाइल कंडक्टिंग द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन एक्सपेरिमेंट, तो माय डियर होता क्या है कि ये ग्राफ हमको लीनियरली हमको देखने को मिलता है विद इन द इलास्टिक रीजन। इसके बाद माय डियर इसके अंदर क्या होगा, एक डेविएशन आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा और फिर से आपको ये देखने को मिलेगा और फिर सडनली यहाँ पे आकर के ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनता है। और ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये बनाया है फॉर दी डक्टाइल मटेरियल, दैट इज लेट अस से माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे एक जो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे,
लेट अस से ये हो गया पॉइंट P, दैट इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। विद इन दिस प्रोपोर्शनल लिमिट जो स्ट्रेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होती है, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है विद इन द इलास्टिक रीजन। विद इन द इलास्टिक रीजन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन होता है। नाउ प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद माय डियर आती है क्या, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के बाद आता है माय डियर अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। फिर आता है लोअर यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के बाद माय डियर स्ट्रेन मटेरियल के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, परफेक्टली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसके बाद माय डियर मटेरियल के अंदर स्ट्रेन हार्डनिंग शुरू होती है, और स्ट्रेन हार्डनिंग के बाद माय डियर मटेरियल के अंदर नेकिंग होती है, और फाइनली यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। मैं अभी बिल्कुल ब्रीफ में बता रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेरा मतलब सिर्फ आपको हुक्स लॉ के बारे में बताना है, ठीक है। ये जब हम लोग मटेरियल की प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तब वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक। नाउ माय डियर, जो हुक्स लॉ की वैलिडिटी है, जो हुक्स लॉ की वैलिडिटी है वो है विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट हुक्स लॉ इज गोइंग टू वैलिड, ठीक। लेकिन कभी कभी मटेरियल जब आप स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना कम होता है कि आप उनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए कभी कभी जो एग्जाम होते हैं उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन, तो उसमें माय डियर प्रोपोर्शनल लिमिट ऑप्शन होता ही नहीं है, ऑप्शन होता है इलास्टिक लिमिट, ठीक। तो वहां पर आप इलास्टिक लिमिट को टिक करके आएंगे। अगर दोनों गिवन है, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, तो माय डियर प्रायोरिटी दीजिएगा प्रोपोर्शनल लिमिट को, ठीक है। क्लियर, ये है कहानी। अब विद इन द इलास्टिक रीजन हमने देखा, देखो क्या होता है, यील्डिंग जब शुरू होती है ना, जब यील्डिंग, देखो ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये है पूरा हमारे पास इलास्टिक रीजन, जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो वेरिएशन है क्या है, लीनियर है, दैट इज द इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन। इसके बाद माय डियर यहाँ पे आप हल्का सा पार्ट देखेंगे, दैट इज ये वाला, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो पार्ट आप हल्का सा देख रहे हो, ये है क्या, इलास्टोप्लास्टिक रीजन, इलास्टोप्लास्टिक रीजन। यानी कि यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट से पहले अगर आपने अपर यील्ड पॉइंट क्रॉस कर दिया लोड लगाते वक्त, और लोअर यील्ड पॉइंट से पहले लोड हटा दिया, तो माय डियर पार्शियल रिगेन इन शेप हो जाएगा। मतलब बॉडी के अंदर पार्शियल इलास्टिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, लेकिन एक परमानेंट सेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमेशा आपको देखने को वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है इलास्टोप्लास्टिक रीजन। इसके बाद माय डियर ये हो जाता है हमारे पास क्या, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन, यानी कि बॉडी कभी वापस अपनी पुरानी शेप में आ ही नहीं सकती, परफेक्टली प्लास्टिक रीजन। इसके बाद ये जो रीजन है, ये है स्ट्रेन हार्डनिंग का रीजन, और ये जो रीजन है ये क्या है, नेकिंग का रीजन, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। तो माय डियर डक्टाइल मटेरियल का जब हम लोग टेंसाइल टेस्ट करते हैं, तब कुछ इस तरीके का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम वहां पे आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करूं अगर मैं ब्रिटल मटेरियल के बारे में, ब्रिटल मटेरियल के बारे में, तो माय डियर ब्रिटल मटेरियल के बारे में जब यहाँ पे बात करते हैं, तो उस केस के अंदर यील्ड पॉइंट आता ही नहीं है, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की नौबत ही नहीं आती, तब तक तो मटेरियल फेल कर जाता है इन केस ऑफ द ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, बोलिए जी, क्लियर है? ऑल राइट। नाउ अब यहां पे देखिए कि जब हम यहां पे बात करते हैं हुक्स लॉ की, तो वहां पे देखा था कि हमने विद इन द इलास्टिक रीजन हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने देखा था, जो नॉर्मल स्ट्रेस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल स्ट्रेन थी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ
मतलब ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या ऐसा बिहेवियर है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, दैट इज द फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट, जो कि अब यहाँ पे पिक्चर में आने जा रहा है, दैट इज द यंग्स मॉड्यूलस। या फिर कह लीजिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बेसिकली विद इन द इलास्टिक रीजन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस द नॉर्म and the longitudinal strain is the fixed within the elastic region, and that is known as the Young's modulus, denoted by the symbol capital E. ठीक है, clear? All right. The ratio of the longitudinal stress and the longitudinal strain within the elastic region is fixed, and that ratio is known as the elastic modulus या फिर Young's modulus या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? क्लियर है? ओके। नाउ अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, देखिए ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला जो पॉइंट होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये जो पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द डक्टाइल मटेरियल, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको स्ट्रेस क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद माय डियर जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये घटती चली जाती है, और एक पॉइंट आता है जहां पर फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, क्लियर? जिसको कि हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रैक्चर पॉइंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो आती है इन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ द डक्टाइल मटेरियल, वो आती है इस लोकेशन पे, डेट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ये तो बात हुई किसके बारे में, डक्टाइल मटेरियल के बारे में। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ब्रिटल मटेरियल के बारे में, तो ब्रिटल मटेरियल का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ना, वो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे ये हो गया हमारे पास क्या, स्ट्रेस, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या, स्ट्रेन। जब हम लोग ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो माय डियर देखना कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। लाइक दिस। तो माय डियर यहाँ पे ये क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया माय डियर, फ्रैक्चर हो गया। तो यहाँ पर यील्डिंग हो ही नहीं पाई, यील्डिंग यानी कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो ही नहीं पाया। ब्रिटल मटेरियल की जो खासियत होती है, ब्रिटल मटेरियल की जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं कंप्रेशन में, और बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं टेंशन में। ठीक, जब हम लोग ब्रिटल मटेरियल का टेंसल टेस्ट करते हैं तो इस तरीके का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व मिलता है, जहां पे यील्ड पॉइंट आ ही नहीं पाता। अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट क्रॉस करने के बाद ही फ्रैक्चर हो जाता है, नेकिंग हो ही नहीं पाती। ठीक है, तो ये था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर द ब्रिटल मटेरियल। क्लियर? तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल बियर कर सकता है, सो डेट इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शनैलिटी, वो होती है उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, अंडर द गिवन लोड जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस, उसको हम लोग कह देंगे स्ट्रेंथ। ठीक, लोड लगने की वजह से मटेरियल के अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगी। अगर वो स्ट्रेस लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर जाती हैं तो मटेरियल फेल कर जाएगा।
अगर वो स्ट्रेसेस की वैल्यू कम होती हैं फ्रॉम द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, तो मटेरियल सेफ रहेगा, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। नाउ जो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो माय डियर कैपिटल एस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और बीच में यहां पे सबस्क्रिप्ट लगाई जाती हैं। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, अगर मटेरियल माय डियर आपका डक्टाइल है, मटेरियल अगर आपका डक्टाइल है तो इलास्टिक रीजन जो होता है वो होता है बिलो द यील्ड पॉइंट। जैसे ये जो स्ट्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी कैसी, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। अगर मटेरियल आपका डक्टाइल है और इलास्टिक रीजन की बात कर रहे हो, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं डक्टाइल मटेरियल की, तो इसके अंदर दो तरीके की स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगी, दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ। तो पहले सबस्क्रिप्ट का जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे हमने वाई से दिखाया है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द यील्ड स्ट्रेंथ। नाउ डिपेंडिंग ऑन द लोड, किस तरीके का टेस्ट कर रहे हो, टेंशन, कंप्रेशन या फिर शेयर की भी टेस्टिंग होती है। अगर आप टेंसाइल टेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे लिखो टी, तो ये जो बताएगा डेट इज एस वाई टी, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बता रहा है मटेरियल का स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। इसी तरीके से अगर मटेरियल का अगर हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ देखें किसमें, कंप्रेशन में, तो वो हो जाएगा एस वाई सी। इसी तरीके से माय डियर अगर हम लोग मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ देखें अंडर शियर, तो ये हो जाएगा एस वाई एस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखें, मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखें, देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो दोनों में आएगी, डक्टाइल मटेरियल में भी आएगी, ब्रिटल मटेरियल में भी आएगी। और जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो केवल और केवल डक्टाइल मटेरियल में मिलेगी, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में यील्डिंग होती ही नहीं, क्लियर ना, ओके। तो स्ट्रेंथ जो होती है ये दो तरीके की होती है, बेसिकली जो स्ट्रेंथ होती है ये दो तरीके की होती है। कैसे होती है मैं दिखा देता हूं आपको। ये जो स्ट्रेंथ है ये दो तरीके की है। पहली एक होती है यील्ड स्ट्रेंथ और दूसरी होती है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्लियर है ना। ये तो बात हुई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट डेट वेदर यू आर गोइंग टू कंडक्ट टेंसाइल लोड, कंप्रेशन लोड और shear test, then SYT, SYC and SYS. SYT representing yield strength in tension, SYC represents yield strength in compression, SYS represent yield strength in shear. इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको देखना है अल्टीमेट स्ट्रेस, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन दैट इज SUT, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन दैट इज SUC, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन shear दैट इज SUS। क्लियर, इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं किसका, दैट इज लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड स्टील, लेट अस से वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ माइल्ड स्टील। यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल किसका, माइल्ड स्टील का, और एक तरफ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, दैट इज द कास्ट आयरन का। सभी को मालूम है कि कास्ट आयरन क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, और माइल्ड स्टील क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जब हम लोग माइल्ड स्टील का टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यील्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी इन टेंशन। जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है माइल्ड स्टील का अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन वो अप्रोक्सीमेटली 250 मेगा पास्कल रिप्रेजेंट करता है, और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है इन टेंशन ऑफ द माइल्ड स्टील वो अप्रोक्सीमेटली 400 मेगा पास्कल को रिप्रेजेंट करती है। और जो इलास्टिक मॉड्यूलस है दैट इज विद इन द इलास्टिक रीजन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट इन अ टेंसाइल टेस्ट, एंड दैट रेशियो इज द यंग्स मॉड्यूलस और इलास्टिक मॉड्यूलस, दैट इज approximately equal to 200 gigapascal for the mild steel. Mild steel is a ductile material, that's why we are
here in this case we are having two values of strength, that is the ultimate strength and the yield strength. Clear? Now in case of the cast iron we are only having one value of the strength, that is the ultimate strength. Depending on the test, whether we are going to conduct tensile test or compression test, we are going to have value of the ultimate strength in tension, that is approximately 600 megapascal for the cast iron. And we know that cast iron is a brittle material, and brittle material are very strong in comparison to the tension. तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगी इन कंप्रेशन वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 टाइम्स होती है इन कंपेरिजन टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन द टेंशन. ब्रिटल मटेरियल इज 3 to 4 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन द टेंशन केस. ठीक है, कंप्रेशन में ब्रिटल मटेरियल जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है 3 to 4 टाइम्स इन एज दैट इन केस ऑफ टेंसाइल टेस्ट. Also, if we conduct if we talk about the modulus of elasticity, that is the Young's modulus, तो कास्ट आयरन के केस में इसकी वैल्यू लगभग 100 गीगापास्कल रहता है. ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे दें यील्ड स्ट्रेंथ की तो क्या होता है, that is yield strength is defined as the maximum stress that a material can withstand without any yielding. बिना किसी यील्डिंग के जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है जो कि मटेरियल सस्टेन कर सकता है बिना यील्डिंग हुए, वो होती है यील्ड स्ट्रेंथ. अगर यील्डिंग स्ट्रेंथ को वैल्यू क्रॉस कर जाती है तो माय डियर, अगर मटेरियल के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस को क्रॉस कर जाती है, जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है वो अगर यील्ड स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाती है तो माय डियर permanent deformation will going to occur. permanent deformation will going to occur. देखो ये है हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम किसका, डक्टाइल मटेरियल का. अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे आप गौर करें कि मटेरियल के अंदर किसी पर्टिकुलर लोड की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है, दैट इज द इंड्यूस्ड स्ट्रेस, अगर वो यील्ड स्ट्रेस के कम है, दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कम है, दैट इज यहां कहीं है, तो इस रीजन में मटेरियल के अंदर कोई यील्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा. और सारे मशीन कंपोनेंट्स की जो डिजाइनिंग होती है वो इसी रीजन में होती है. ऑल द मशीन कंपोनेंट्स आर डिजाइन्ड इन दिस रीजन ओनली. नाउ अगर लोड की वजह से जनरेट होने वाली स्ट्रेसेस, दैट इज द इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू इस पॉइंट से कम होती है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होती है, तो माय डियर ये तो गारंटी है कि अगर इसकी वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम है तो माय डियर फ्रैक्चर तो नहीं होने का. ठीक, फ्रैक्चर नहीं होगा. और ये जो सारा रीजन है ये सारा कहाँ स्टडी होता है, इन द शीट मेटल ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, शीट मेटल ऑपरेशंस. नाउ अगर इंड्यूस्ड स्ट्रेस की वैल्यू अल्टीमेट स्ट्रेस से क्रॉस कर जाती है तो माय डियर फ्रैक्चर हो जाएगा, और फ्रैक्चर हो जाएगा. और ये सारी जो स्टडी होती है ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के पंचिंग ऑपरेशन में होती है, पंचिंग ऑपरेशन. ठीक है, जहां पे हमको फ्रैक्चर करना नेसेसरी है बॉडी के अंदर. ठीक है, समझ में आई बात. तो इस तरीके से यहां पे हमने देखा कि स्ट्रेंथ क्या होती है. क्लियर? So basically stress represents the magnitude of the internal resistive force developed at a point under the given load. However, strength represents the maximum or the limiting value of the stress that a material can withstand without failure or fracture. We have seen that stress can vary depending on the plane which we are going to study. From plane to plane stress will going to vary, but strength is the property of the material. Okay, clear?
वेरी गुड, ऑल राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्ट्रेंथ क्या होती है। और जब हम बात करते हैं मशीन कंपोनेंट्स की, तो माय डियर मशीन कंपोनेंट्स की जो सारी डिजाइनिंग होती है वो होती है विद इन द इलास्टिक रीजन। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस करना है, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? ये तो कंसेप्ट हुआ किसका? स्ट्रेंथ का। अब हम यहां पे डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और उसका नाम है, सभी को पता होगा, that is the factor of safety. We are going to discuss factor of safety, my dear. आपने देखा होगा मोटर बाइक्स जो होती हैं वो डिजाइन की जाती हैं इस बात को ध्यान में रख करके कि देखिए, आपने देखा होगा मोटर बाइक्स के ऊपर जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन के लिए सीटिंग अरेंजमेंट होता है मोटर बाइक्स के ऊपर। लेकिन इंडिया के अंदर उस मोटर बाइक के ऊपर बैठ रहे हैं 6-6 लोग, तब भी उस मोटरसाइकिल का कुछ नहीं बिगड़ता। समझ में आ रही बात? तब भी उस मोटरसाइकिल का कुछ नहीं बिगड़ता। वो 6 आदमियों का लोड बियर कर लेती है। क्यों कर लेती है? क्योंकि जब मोटरसाइकिल की डिजाइनिंग हो रही थी तो माय डियर वहां पे यूज किया गया था कंसेप्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक, ये तो हो गया बेसिक सी बात समझाने के लिए, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मोटा मोटा अर्थ क्या होता है। ठीक है माय डियर, टू प्रॉपरली डिजाइन अ स्ट्रक्चरल मेंबर और अ मैकेनिकल एलिमेंट, it is necessary to restrict the stress in the material to a level that will be safe. मतलब जब भी हम कोई भी मैकेनिकल एलिमेंट हम लोग डिजाइन करेंगे या स्ट्रक्चरल मेंबर की डिजाइनिंग हम लोग करेंगे तो वहां पे ये जरूरी हो जाता है कि जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है मटेरियल के अंदर किसी, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करें उस लेवल तक कि वो सेफ लिमिट में रहे। और इस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, इस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए माय डियर पिक्चर में आता है एक टर्म, डेट इज द एलोएबल, गलत हो गई स्पेलिंग, देखिए जो पिक्चर में आता है टर्म वो आता है क्या? एलोएबल स्ट्रेस, एलोएबल स्ट्रेस। समझ में आ गई बात? क्लियर? इसका दूसरा नाम है परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस। जब भी हम किसी मैकेनिकल एलिमेंट की डिजाइनिंग करेंगे तो हम लोगों को जरूरी है कि स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रही है मटेरियल के अंदर उसको सेफ लिमिट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना, और इसको हेल्प करने के लिए जो हमारे पास आता है टर्म वो आता है एलोएबल स्ट्रेस का। अब जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं ना, जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं वहां पे हम लोग बात करते हैं किसकी? एलोएबल स्ट्रेस की। एलोएबल स्ट्रेस क्या है, एलोएबल स्ट्रेस क्या है वो भी आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक, एलोएबल स्ट्रेस रिस्ट्रिक्ट कर देती है अप्लाइड लोड को टू अ वैल्यू विच इज लेस देन द लोड द मेंबर कैन फुल्ली सपोर्ट। फॉर एग्जांपल, जो मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ है, जो मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ है वो लेटेस्ट से 100 मेगा पास्कल है। ठीक, 100 मेगा पास्कल है। देखो इसको भी छोड़ो, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो क्या है, कंसीडर करो कि एक हमारे पास क्या है, एक बार है, बार। ठीक है, कंसीडर करो कि हमारे पास एक बार है और इसका एक जो एंड है ये फिक्स है लाइक दिस, और इसके जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है
वहाँ से एक लोड पास कर रहा है, ठीक है, लोड जो पास कर रहा है वो कर रहा है कितना, लेट अस से एफ, और इस बार का जो क्रॉस सेक्शन है माय डियर वो क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर जिसका साइड क्या है ए, क्लियर, जिसका साइड क्या है ए। माय डियर यहाँ पे एक बात आप यहाँ पे समझिए, और वो ये कि लेट अस से कि इस एफ की जो वैल्यू है, इस एफ की जो वैल्यू है ये है कितनी, लेट अस से 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, क्लियर। और यहाँ पे जो इसकी जो साइड है इस स्क्वायर की, जो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, 1 मीटर का क्रॉस सेक्शन, 1 मीटर की साइड है, 1 मीटर की साइड है, क्लियर, समझ में आ गई बात। ऑल राइट, नाउ लेट अस से कि इस मटेरियल का, जिसका कि ये बीम बनी हुई है, ये जो बार बना हुआ है, उसका मटेरियल का जो यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ है इन टेंशन, वो कितना है माय डियर, वो कितना है, लेट अस से 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक जनरल केस लेकर के चल रहे हैं एजम्पशन के साथ, ठीक है। मतलब कहने का ये है माय डियर कि ये बार के ऊपर अगर पर यूनिट एरिया 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो माय डियर ये एक लिमिटिंग वैल्यू है कि इसके बाद अगर थोड़ा सा भी फोर्स अगर इसके ऊपर बढ़ा, थोड़ा सा भी फोर्स अगर इसके ऊपर बढ़ा, मान लो 200 से हल्का सा भी बढ़ा, तो माय डियर इसके अंदर यील्डिंग हो जाएगी और फेल कर जाएगा ये बार, ठीक। तो यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंशन का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ये सपोर्ट कर सकता है टू अवॉइड फेलियर, वो कर सकता है 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब पर मीटर स्क्वायर अगर बार के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, वो 200 न्यूटन से कम है तो माय डियर बार आपका सेफ रहेगा। अगर 200 से हल्का सा भी ऊपर हुआ तो बार आपका फेल कर जाएगा, ठीक है। अब हमको जब इस बार की डिजाइनिंग करनी है तो ये नेसेसरी है कि इसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी किसी पर्टिकुलर लगने वाले फोर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स है एफ, ये वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि हम कितना लगा करके फोर्स हम इसको खींचेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये फोर्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना फोर्स लगा करके इसको एप्लीकेशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं इस बार का, क्लियर। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है बार की ये फिक्स है क्योंकि बार के मटेरियल पे डिपेंड कर रही है, यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंशन, दैट इज 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। और बार की डिजाइनिंग जब हम लोग करेंगे तो बार की डिजाइनिंग से हमारा मतलब है कि बार की जो क्रॉस सेक्शन है, बार का जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है वो हमको फाइंड करना है बेसिकली, क्लियर ना। अब यहां पे समझिए कि जब हम इसके अंदर स्ट्रेस को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो यहां पे जो टर्म आएगा वो आएगा एलोएबल स्ट्रेस का। और एलोएबल स्ट्रेस क्या करती है, एलोएबल स्ट्रेस क्या करती है, जो मैक्सिमम लोड ये सह सकता है, ठीक है, उसको कम करके दिखाती है क्या, एलोएबल स्ट्रेस। और यहां पे जो फेलियर स्ट्रेस है, इस केस के अंदर जो फेलियर स्ट्रेस है वो क्या है, यील्ड स्ट्रेस एंड टेंशन, यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंशन। क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ को जैसे ही क्रॉस करेगा तो माय डियर बार के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा और बार फेल कर जाएगा, ठीक। तो यहां पे जो बात हम कर रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, तो माय डियर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रेशियो है किसके बीच में, डेट इज द फेलियर स्ट्रेस एंड एलोएबल स्ट्रेस।
इसके बीच का ये जो रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो यहां पे जब हम एलोएबल स्ट्रेस, देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने क्रिटिकल सिचुएशन के लिए हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं। अगर सिचुएशन ज़्यादा ही क्रिटिकल है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ज़्यादा लेंगे, और सिचुएशन ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा खतरा नहीं है, तो वहां पे कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी काम चलाया जा सकता है। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो ये डिपेंड करता है कि लोडिंग में और मटेरियल के बिहेवियर में कितनी अनसर्टेनिटी है। इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना चाहिए। क्लियर? नाउ किसी स्पेसिफिक केस के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो डिजाइन कोड्स और इंजीनियरिंग हैंडबुक्स की हेल्प से फाइंड किया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना चाहिए। क्लियर है? अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का असली मतलब समझते हैं माय डियर, कि लेट अस से कि हमने क्या किया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में हमने लेट अस से ले लिया कितना, 2। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में कितना ले लिया माय डियर, 2 ले लिया। ठीक है, क्लियर है? नाउ जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले लेंगे तो जो एलोएबल स्ट्रेस की वैल्यू यहां से निकल करके आएगी, डेट इज लेट अस से सिग्मा एलोएबल की जो वैल्यू यहां से निकल करके आएगी, वो निकल करके आएगी कितना, फेलियर स्ट्रेस कितना है, डेट इज द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, डेट इज द 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने कितना लिया है, डेट इज द 2। तो यहां से जो एलोएबल स्ट्रेस की वैल्यू निकल करके आई, ये निकल करके आई 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। झेल सकता है कितना, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन डिजाइन किसके लिए कर रहे हैं, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए कर रहे हैं माय डियर। समझ में आ रही बात? बोलो। तो जो परमिसिबल स्ट्रेस की ये जो वैल्यू है, जो कि हम लोग डिजाइनिंग करते वक्त स्ट्रेस जो कि ध्यान में रख करके चलेंगे, वो माय डियर यही स्ट्रेस होगी, डेट इज द एलोएबल स्ट्रेस, या फिर परमिसिबल स्ट्रेस, या फिर कह लो वर्किंग स्ट्रेस, या फिर कह लो डिजाइन स्ट्रेस, या फिर कह लो सेफ स्ट्रेस। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द केस कि मटेरियल आपका डक्टाइल है या ब्रिटल है, जो फेलियर स्ट्रेस होता है ये हो सकता है या तो यील्ड स्ट्रेंथ हो सकता है या तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल इज ईदर डक्टाइल और ब्रिटल रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स ऑन द क्रिटिकलनेस ऑफ द लोडिंग। क्लियर? अगर लोडिंग ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ज़्यादा हैं, ठीक है, खतरा ज़्यादा है, तो ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लीजिए। ठीक, झेल सकता था 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिजाइन कर रहे हैं 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ध्यान में रख करके। समझ में आ रही बात? बोलो जी। ऑल राइट। नाउ अब देखो, जब ये हम डिजाइनिंग कर चुके, जब हम लोग डिजाइनिंग कर चुके किसके बारे में, जब हम लोग डिजाइनिंग कर चुके किसके बारे में, जब हम लोग डिजाइन कर चुके एलोएबल स्ट्रेस को ध्यान में रख करके, मटेरियल बन गया एलोएबल स्ट्रेस को ध्यान में रख करके, मटेरियल आपके पास ये निकल करके आ गया, ये आपने डिजाइनिंग कर दी 100, इस तरीके से मटेरियल बन करके आ गया, लेट अस से लाइक दिस। ठीक है, तो आप क्या कह रहे, एक्चुअल में क्या है कि पर मीटर स्क्वायर अगर 200 न्यूटन का फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है, तब तक तो सेफ है, और ये है एक्चुअल कंडीशन। लेकिन जो कस्टमर है, आप उसको क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो कि भाई ये 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड सहने में सक्षम है। ठीक, लेकिन कस्टमर तब भी नहीं मानेगा। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब यह है माय डियर कि आपने 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जो स्ट्रेंथ थी वो आपने रिजर्व करके रख ली अपने पास में। समझ में आ गई बात? क्लियर?
बोलिए जी। ऑल राइट, नाउ लेट अस से कि आपने जो डिजाइन कर दिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर स्क्वायर था, ठीक। आपने कहा कस्टमर से कि इसके ऊपर 100 न्यूटन से ज्यादा लोड मत लगाना। आपने बोला उसको, कस्टमर को, कि इसके ऊपर 100 न्यूटन से ज्यादा लोड मत लगाना, लेकिन कस्टमर नहीं माना। 100 न्यूटन छोड़ो, ठीक है, मान लो 100 न्यूटन एक आदमी का वेट है, ठीक, 100 न्यूटन, या फिर एक काम करो 50 न्यूटन एक आदमी का वेट मान लो। मोटरसाइकिल आपने, आप इसको ऐसा ट्रीट करो कि ये क्या है, मोटर बाइक है, मोटर बाइक, ठीक, और 50 न्यूटन पर केजी, सॉरी 50 न्यूटन एक आदमी का वजन है। आपने कहा कि 100 न्यूटन से ज़्यादा वेट इसके ऊपर मत रखना। कहने का मतलब ये है कि 2 आदमी से ज़्यादा इसके ऊपर मत बिठाना। वो नहीं माना, उसने बिठा दिए 3 आदमी। 3 आदमी का वेट हो गया 150 न्यूटन। 3 आदमी का वेट हो गया 150 न्यूटन। 3 आदमी का वेट जब 150 न्यूटन हो गया तो माय डियर यहाँ पे जो एक्चुअल में जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी वो था 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक्चुअल में ये 200 आदमी का 200 न्यूटन का वजन झेल सकता है, मतलब 4 आदमियों का वजन बाइक झेल सकती है जो आपने डिजाइन की है। वो बिठा रहा है 3, वो बिठा रहा है 3। समझ में आ रही बात? अगर मान लो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट ही ना लगाते, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट ही ना लगाते और सीधा सीधा इसी को डिजाइन करके रख देते कि 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब पर मीटर स्क्वायर 200 न्यूटन से ज्यादा नहीं। मतलब आपने कह दिया कि 4 आदमी से ज्यादा मत बिठाना। पहले क्या कह रहे थे, 2 आदमी से ज्यादा मत बिठाना, अब कह रहे हो 4 आदमी से ज्यादा मत बिठाना। जब आप कहोगे 4 आदमी से ज्यादा मत बिठाना बाइक के ऊपर, तो माय डियर 6 तो वो पहले से ही बिठाएगा। जब मना करने के बावजूद वो आदमी 2 के बदले 3 लोग बिठा रहा है मोटरसाइकिल पे, और जब आप उसको बोल दोगे कि 4 से ज्यादा मत बिठाना, तो वो तो पैसे ही 6 को बिठाएगा, आपकी मोटरसाइकिल फेल कर जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये है कंसेप्ट किसका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। क्लियर? टू गेट अ सेफ डिजाइन इन द प्रेजेंस ऑफ अननोन लोडिंग कंडीशन, इम्परफेक्ट वर्कमैनशिप, अनरियलिटी ऑफ द एजम्पशंस मेड इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इक्वेशंस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंशन 200 मेगापास्कल थी और आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने 2 ले लिया, तो यहां से परमिसेबल स्ट्रेस की जो वैल्यू थी, दैट इज द एलोएबल स्ट्रेस की जो वैल्यू थी, ये आ गई आपके पास 100 मेगापास्कल। ठीक है, क्योंकि एलोएबल स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट फेलियर स्ट्रेस डिवाइड बाई द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो माय डियर 100 मेगापास्कल ये तो आ गई, लेकिन साथ में यहाँ पे आपने 100 मेगापास्कल तो ये आ गई, लेकिन जो रिजर्व स्ट्रेंथ थी आपके पास, वो भी आपके पास क्या हो गई, 100 मेगापास्कल हो गई। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाने से परमिसिबल स्ट्रेस की, देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाने से देखो क्या हो रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ाने से परमिसेबल स्ट्रेस की वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन जो रिजर्व में स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। और स्ट्रेंथ अगर रिजर्व में बढ़ रही है तो माय डियर सेफ्टी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? बोलिए जी। क्लियर? ऑल राइट। नाउ एक चीज और देखिए, हमने आपसे कहा कि डिजाइनिंग करते वक्त जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो सकती है मटेरियल के अंदर, सेफ लिमिट में शुड बी लेस देन द एलोएबल स्ट्रेस। लेट अस से वी आर डिजाइनिंग अ बार subjected to a tensile load, axial load P. Clear? And capital A is the area of cross section of this bar. So the maximum stress that can induce in this bar will be P upon A.
और आपको पता है स्ट्रेस इस बार में हर जगह यूनिफॉर्म रहेगी अगर सेंट बेनेडिक्ट प्रिंसिपल को इग्नोर करते थोड़ी देर के लिए तो। ठीक है, क्लियर। तो ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये लेस देन दी एलोएबल स्ट्रेस होनी चाहिए, और एलोएबल स्ट्रेस क्या होता है? फेलियर स्ट्रेस। इन दिस केस द यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन डिवाइड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। Let us say area of cross section is circular and d is the diameter, so area of cross section, तो यहां से आप देखो ये हो जाएगा 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर SYTYN। क्लियर। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो डायामीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक, कहने का मतलब क्या है? जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे उतना ही ज्यादा आपके कंपोनेंट की डायमेंशन बढ़ेगी, और डायमेंशन अगर बढ़ेगी तो माय डियर कंपोनेंट का वेट भी बढ़ेगा, कंपोनेंट आपका हैवी हो जाएगा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुडंट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। क्लियर। लार्जर वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस द साइज ऑफ द कंपोनेंट विच मीन्स we are increasing the weight of the component indirectly। ठीक है, तो सेफ्टी के साथ साथ हमको इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट समझ में आया। क्लियर, समझ में आ गई बात? सारी नहीं आई? बताइए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मेन मकसद ये है कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ हम लोग अपने रिजर्व में रखें। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये नहीं कि 200 मेगापास्कल वो मैक्सिमम झेल सकता है तो 200 मेगापास्कल पे ही डिजाइन कर दिया, नहीं, थोड़ा कम पे डिजाइन कीजिए। समझ में आ रही बात? ऑल राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब माय डियर छोटा सा डिस्कशन और है, और वो जो डिस्कशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डक्टाइल एंड द ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, एक होता है हमारे पास डक्टाइल मटेरियल और एक होता है हमारे पास ब्रिटल मटेरियल। इनके बीच में कुछ डिफरेंस है वो यहाँ पे हम समझ लें, क्योंकि मेनली हम यहाँ पे डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के ही कंपोनेंट में डिस्कशन करेंगे अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, देखो ऐसे मटेरियल जिसके अंदर कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है बिफोर फ्रैक्चर, वो कहलाते हैं कि डक्टाइल मटेरियल। द मटेरियल विच एक्सिबिट्स कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ द परमानेंट डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर आर नोन एज द डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, in case of the brittle material the material does not exhibit any permanent deformation। ठीक है, no permanent deformation will be there in the brittle material। समझ में आ गया? डक्टाइल मटेरियल के अंदर दोनों ही चीजें होंगी, एक होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एक होगा यील्ड स्ट्रेंथ। टेंसाइल टेस्ट है तो टी लगा दो। ब्रिटल मटेरियल के अंदर यील्डिंग नहीं होती है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है, टेंसाइल टेस्ट है तो टी लगा दो। डक्टाइल मटेरियल की खासियत ये होती है कि ये होते हैं कमजोर इन शियर। ठीक है, तो जो मोड ऑफ फेलियर होगा वो होगा क्या? शियर। डक्टाइल मटेरियल के अंदर जो मोड ऑफ फेलियर होगा वो क्या होगा माय डियर? शियर फेलियर। ब्रिटल मटेरियल की जो खासियत होती है कि ये होते हैं वीक इन टेंशन। तो इसमें टेंसाइल फेलियर क्या है? मोड ऑफ फेलियर क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, जिस प्लेन पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस देखने को मिलेगी संभावना वही है कि वहीं से ब्रिटल मटेरियल फेल होगा। देखो क्या होगा, कोई भी कंपोनेंट है ब्रिटल मटेरियल के ऊपर, ब्रिटल मटेरियल का बना हुआ कोई भी एक कंपोनेंट है सब्जेक्टेड टू द एनी टाइप ऑफ लोड। अब उस लोड की वजह से आप देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन जहां पे कि
स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन हमको वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमको बेसिकली फाइंड करना है जहाँ पे कि फेलियर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। वो कैसे देखेंगे, जब हम लोग अभी डिजाइनिंग के क्वेश्चन करेंगे आगे, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा बाय एग्जाम्पल, ठीक। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, कमजोर होते हैं टेंशन में, तो मोड ऑफ फेलियर जो होगा ये होगा क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। और डक्टाइल मटेरियल का जो मोड ऑफ फेलियर होगा वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस, ठीक है, क्लियर। डक्टाइल मटेरियल इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं टेंशन में और कंप्रेशन में। तो अगर हम लोग बात करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ की इन टेंशन और कंप्रेशन, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता है। SYT इज नियरली इक्वल टू SYC in case of the ductile material. However, brittle material are very strong in compression. Brittle material are very strong in compression, ठीक, but weak in tension. तो जो ultimate strength होगी in compression वो होगी about 3 to 4 times the ultimate strength in the tension. Clear? ये हो गई बात। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के बीच का डिफरेंस समझा चुका हूं, लेकिन एक डिफरेंस और बताने को रह गया है, दैट इज द टोटल डिफॉर्मेशन, किसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। वो सारी बातें हम करेंगे लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाले चैप्टर में, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। अब एक बात और देख लीजिए, एक बात और देख लीजिए, और वो क्या, वो ये कि यहाँ पे हमने देखा था हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ के बारे में हमने बोला था, हुक्स लॉ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हुक्स लॉ की अगर यहाँ पे बात करें तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रेस है वो लीनियरली वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू दी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लाइक दिस। और इनके बीच का जो रेशियो है डेट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा इज द नॉर्मल स्ट्रेस, एप्सिलॉन इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या है, ये कांस्टेंट रहता है विद इन द इलास्टिक रीजन, और उसको बोलते हैं क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है जी, क्लियर है, बोलिए, ऑल राइट। नाउ देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्कशन और है, वो यहाँ पे देखिए। सपोज कीजिए कि ये क्या है, एक बार है जिसका एक एंड फिक्स है लाइक दिस, और इसके ऊपर एक एक्सियल लोड हमने लगा दिया लाइक लेट अस से P। तो फिक्स एंड पे, फिक्स सपोर्ट पे एक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी और वो आएगी इस तरीके से, जो कि बार पे लगेगी लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक, इस तरीके से। ये क्या आ गया, ये आ गया रिएक्शन। लेट अस से इस बार का जो लेंथ था ये था L, और इस बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो क्या था, A, ठीक है जी। विद इन द इलास्टिक रीजन, विद इन द इलास्टिक रीजन, यहाँ पे हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करेंगे, यानी कि ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ओरिजिनल लेंथ बिफोर द टेस्ट इज कंडक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सिग्मा क्या है, सिग्मा जो होगा डेट इज द स्ट्रेस जनरेटेड, वो हर जगह पे सेम होगी इस केस में, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं प्रिज्मेटिक बार के केस में जब एक्सियल लोड लगाते हैं प्रिज्मेटिक बार के ऊपर, तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे सेम रहता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस आपको देखने को मिलती है, कहीं भी वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बार टेपर्ड होता तो स्ट्रेस का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है 100%। लोड वेरी कर रहा होता, अगर लोड कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो माय डियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, और जो स्ट्रेस यहाँ पे रहेगी वो रहेगी कितनी, P/A इज इक्वल टू इलास्टिक मॉड्यूलस इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस मटेरियल E इनटू एप्सिलॉन क्या है माय डियर, नॉर्मल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को हमने क्या लिख दिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लाइक दिस।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब किसी बार के ऊपर एक एक्सियल लोड P लगाया जाता है तो विद इन द इलास्टिक रीजन जो उसके अंदर जो इसके अंदर एलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा, जो डिफॉर्मेशन होगा वो दिया जाता है बाय दिस, दैट इज PL ओवर AE। PL ओवर AE। अगर P टेंसाइल है तो माय डियर ये एलोंगेशन होगा, और अगर P कंप्रेसिव है तो माय डियर ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन। क्लियर? समझ में आ गई बात? और ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, देखो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में बार का एलोंगेशन हो रहा है। माय डियर इसके अंदर लेटरल स्ट्रेन भी होगी, लेटरल स्ट्रेन भी होगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो पॉइजन रेशियो की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, वो बाद में बताया जाएगा। ठीक, अभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? नाउ जिस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रहा है या जिस डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में मेजर किया गया स्ट्रेन कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बार के अंदर प्रोड्यूस्ड डिफॉर्मेशन को बता सकते हैं फॉर अ गिवन लोड P। ठीक, विद इन द इलास्टिक रीजन इस तरीके से दिया जाता है। मेरा मकसद आपको यहाँ पे ये बताना नहीं था, ये सबको पता होता है। मेरी एक अप्रोच थी दूसरी, और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ क्या कि ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना, ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इस इक्वेशन को थोड़ा मेरे नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोड है P, आप इसको लिख सकते हैं डेट इज AE/L इंटू डेल्टा। ठीक है, क्लियर? माय डियर A भी फिक्स, E भी फिक्स, L भी फिक्स, कांस्टेंट। तो जो लोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा है। ठीक, तो विद इन द इलास्टिक रीजन द लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब हुआ? ये माय डियर कुछ नहीं, हुक्स लॉ ही तो है। अगर मैं इस बार को रिप्लेस कर दूं एक स्प्रिंग से, एक स्प्रिंग से मैंने इस बार को रिप्लेस कर दिया, और इस स्प्रिंग के एक एंड पे मैंने फोर्स लगाया P, तो माय डियर इस स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन जो देखने को मिलेगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि इस स्प्रिंग की स्टिफनेस होगी डेट इज K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन फाइंड करते हैं तो जो डेल्टा आता है वो आता है P/K। P/K, बोलिए जी, बोलिए। तो या फिर आप इसको लिख लो P=K डेल्टा। माय डियर ये भी तो हुक्स लॉ ही तो था स्प्रिंग में, जब हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था। तो जब आप इसको एनालॉगी देखिए, ये जो टर्म है ना AE/L, ये एक स्टिफनेस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सियल स्टिफनेस। एक्सियल स्टिफनेस, बोलिए, एक्सियल स्टिफनेस। ठीक, क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो यहां पे K की वैल्यू मैं AE/L लिख दूं तो ये दोनों केस तो सेम ही हो गए ना माय डियर, बोलिए। और सबको मालूम है कि जितनी ज्यादा स्टिफनेस होती है उतना ही कम इलोंगेशन आपको देखने को मिलेगा। जितनी ज्यादा स्टिफनेस होगी उतना ही कम इलोंगेशन देखने को मिलेगा। और एक्सियल स्टिफनेस आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक मॉड्यूलस होता है। मतलब जितना ज्यादा मटेरियल का इलास्टिक मॉड्यूलस होगा उतना ही कम मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द टेंसाइल लोड P। क्लियर? नाउ कभी कभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्रॉब्लम्स के अंदर वो दे देते हैं कि इलास्टिक मॉड्यूलस फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर इलास्टिक मॉड्यूलस टेंड्स टू इनफाइनाइट है, अगर इलास्टिक मॉड्यूलस टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो माय डियर उस केस के अंदर क्या होगा?
आप ध्यान से यहां पे देखिए कि डिफॉर्मेशन will tend to zero and the material is said to be rigid. Material is said to be rigid. Clear? Elastic modulus tends to infinite होने का मतलब क्या है कि मटेरियल की रिजिडिटी, मटेरियल क्या है, रिजिड है। जितना ज्यादा इलास्टिक मॉड्यूलस उतना ही रिजिड मटेरियल। ठीक, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉड्यूलस क्या है, क्या है? ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, ये सबको मालूम है, लेकिन इसका मेन मकसद क्या है, जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलास्टिक मॉड्यूलस का, वो क्या है? वो है टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सियल लोड। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक मॉड्यूलस की। इलास्टिक मॉड्यूलस विल ट्राई टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जितना ज्यादा इलास्टिक मॉड्यूलस उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम डिफॉर्मेशन। बोलिए, समझ में आ रहा है? ऑल राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये होता है एक्सियल स्टिफनेस। तो आई होप आपको माय डियर ये लेक्चर समझ में आया। बोलिए जी, क्लियर है? वेरी गुड। तो माय डियर ऐसे ही हम लोग रिलेट करते करते पढ़ेंगे और बिल्कुल भी आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। क्लियर? नाउ अब माय डियर बहुत हो गए थ्योरेटिकल पोर्शन, अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शंस की ओर। अब साथ में रखिए अपने साथ एक कैलसी, पेपर, पेन। क्लियर? जो जो इंपॉर्टेंट लगा होगा आपने नोट किया होगा, आई होप। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन, देखो अब तक हमने नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में जान लिया, इलास्टिक मॉड्यूलस के बारे में जान लिया, और साथ ही साथ में हमने विद इन द इलास्टिक रीजन लगने वाले लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन आएगा बॉडी के अंदर, वो हमने जान लिया कि इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। और इसी फॉर्मूले पे, इन्हीं तीन फॉर्मूले पे माय डियर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द बहुत सारे जो एग्जाम हुए हैं आपके, ठीक है, इन द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड फ्रॉम दीज थ्री फॉर्मूलाज ओनली। क्लियर? ओके, नाउ देखिए, फॉर्मूला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा। डेट इज, कुछ एजम्पशन होती हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होंगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, उनको ड्राइव करते वक्त कुछ स्टैंडर्ड एजम्पशन होती हैं, ठीक, जो कि ऑलमोस्ट एवरी डेरिवेशन में यूज होती है। और उसमें जो एजम्पशन है वो मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट कर देता हूं जल्दी जल्दी और बता देता हूं। पहला, मटेरियल इज एज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये तो बात हम कर चुके हैं। मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ, यानी कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस जो होगी और जो स्ट्रेन होंगे वो विद इन द इलास्टिक रीजन होंगे। अगला, मेंबर को एज्यूम किया जाएगा एज अ प्रिज्मेटिक, यानी कि क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है, ऐसे मेंबर को बोलते हैं प्रिज्मेटिक मेंबर। हाउएवर कभी कभी क्वेश्चन में आप देखेंगे टेपर्ड सेक्शन भी दिए रहेंगे, लेकिन वहां पर जो चांसेस ऑफ एरर है माय डियर कंसीडरेबल रेंज में रहता है, मतलब उसको निगलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जो एरर आएगी 100%, क्योंकि जो फॉर्मूला आप ड्राइव करते हैं वो करते हैं प्रिज्मेटिक के लिए, और वही फॉर्मूला कभी कभी आप लगा देते हैं टेपर्ड के लिए, वही कंसेप्ट है ना। तो वहां पे आपको चांस ऑफ एरर देखने को मिलेगा, लेकिन वो एरर जो है बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, सेल्फ वेट जो होगा मेंबर का वो निगलेक्ट किया जाएगा इन केसेस में, क्योंकि सेल्फ वेट की वजह से देखो मेंबर जो होंगे उनका कुछ ना कुछ वेट होगा और वो वेट निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो मेंबर हम लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं टू बियर द लोड, और उन लोड की वैल्यू उनके सेल्फ वेट से भी कई गुना ज़्यादा होती है, ठीक। तो जिन
लोड को उन मेंबर को सपोर्ट करना है, जिस जिस लोड को उन मेंबर को सपोर्ट करना है, वो होते हैं उनके वेट से कई गुना ज़्यादा। तो माय डियर उनके कंपैरिजन में जो वेट की वजह से जो जाहिर सी बात है माय डियर, वेट की वजह से भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन स्ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन वो इतनी छोटी होती हैं इन कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड कि वो नेग्लेक्ट कर दी जाती हैं। अगला मेंबर को हम लोग मानेंगे अंडर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक के केस की यहाँ पे बात नहीं होगी। जैसा कि हमने देखा था, एक प्रिज्मेटिक बार के ऊपर एक तरफ लोड लग रहा था P, दूसरी तरफ लग रहा था 3P, ठीक है। तो 2P की वजह से तो ये आगे की तरफ भाग रहा था और P की वजह से इसके अंदर स्ट्रेस आ रही थी। क्लियर। नाउ मेंबर को एज्यूम किया जाएगा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, यानी कि सारा का सारा काम जो होगा ये इलास्टिक रीजन के अंदर होगा। ये बेसिकली कुछ एजम्पशन है जो कि ऑलमोस्ट एवरी डेरिवेशन में यूज की जाती हैं। कुछ एडिशनल एजम्पशन भी होती हैं, जब हम फॉर्मूलाज देखेंगे तब वहाँ पे उसको डिस्कशन कर दिया जाएगा कि किस फॉर्मूला में कौन सी एडिशनल एजम्पशन का यूज किया गया है। क्लियर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा माय डियर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो प्योरली डेडिकेटेड टू द न्यूमेरिकल्स होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।